न्यूज़ 1 इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली हिंसा के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को रोहिणी कोर्ट में पेश किया है। मेडिकल के बाद रोहिणी कोर्ट में 14 आरोपियों की पेशी हुई है। दिल्ली हिंसा में 8 पुलिसकर्मी समेत 9 लोग घायल हुए थे और इसी मामले में पुलिस ने 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन सभी 14 आरोपियों को प्राथमिक जांच के बाद रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया है। इनकी पेशी की गई है कोर्ट में और आप तस्वीरें देख सकते हैं। इनको कोर्ट में ले जाते हुए पुलिस नजर आ रही है। आप देखिए तस्वीरों में, जिसमें पुलिस इनको लेकर रोहिणी कोर्ट जा रही है। उन तस्वीरों में जो आरोपी है वो अपने पुष्पा वाले स्टाइल में भी नजर आ रहा है। देखा होगा आपने तस्वीरों में। थोड़ा सा डिस्टेंस आराम से भाई, एक लाइन पर। क्या हुआ सर, यहाँ पर मौके पे आए थे? थोड़ा सा पीछे करो। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और क्राइम ब्रांच मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, कुछ मिला और कुछ नहीं। पकड़ना ये पकड़ो यार, किसका? अरे ये न्यूज़ 18 मेरी गाड़ी तो यहाँ खड़ी है सर। यस, हाँ जी ये मामला किस तरह से, इस मामले की गंभीरता प्लीज। हाँ, हो गया। जांच करके अभी कर रहे हैं। भाई साहब पूरा टेक ओवर। भाई साहब यार कमाल है। स्पेशल कमिश्नर क्राइम ब्रांच, इनका साफ तौर पे कहना है Sandhu in Delhi for India today. जहां पर पुलिस इन अपराधियों को, आरोपियों को लेकर जा रही है और ये सभी जो है पेशी के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए आरोपी जो जा रहा है ये पुष्पा स्टाइल में हाथ करते हुए नजर आ रहा है। इन सभी को दिल्ली रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया है इनकी पेशी के लिए। लेकिन जब लेके जा रहे थे उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये सभी आरोपी जो हैं पेश होने के लिए जा रहे थे, तब की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इनकी पेशी जो है कोर्ट में हो गई है। ये सभी कोर्ट में पेश किए गए हैं और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता पीयूष तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। पीयूष, इन सभी को कोर्ट में पेश कर दिया गया है, सुनवाई वहां पर जारी है और कुछ ही देर में वहां से कुछ इनकी गिरफ्तारी को लेकर, आगे की कार्रवाई को लेकर जानकारी मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए 14 जो आरोपी हैं उनको रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया है और निश्चित तौर पे इससे पहले उन सभी आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। इसके बाद सुनवाई होगी और इसको पुलिस रिमांड में कहीं ना कहीं मांगेगी, कोर्ट से इजाज़त मांगेगी कि इन आरोपियों को रिमांड पे दिया जाए और कोर्ट के आदेश के बाद इन आरोपियों को पुलिस को रिमांड में दिया। चूंकि अभी पूछताछ करनी है, कई आरोपियों की पहचान करनी है, तो तमाम विषयों को लेकर जब इन आरोपियों से पूछताछ होगी तो और भी खुलासे संभव है। देखिए हमारे साथ वो भी बातचीत करने के लिए किरण पाल हैं, क्योंकि कल रात से जिस प्रकार से ये वाकया हुआ, ये घटना हुई, देर रात से वो मौके पर मौजूद थे। पल पल के अपडेट को उन्होंने जाना है, समझा है कि किस प्रकार से वहां पे घटना हुई, कौन लोग थे, क्या कुछ था। इनसे बातचीत करते हैं। किरण पाल, आपने देर रात वहां पे डटे रहे न्यूज़ 1 इंडिया के साथ और तमाम तरीके के आपने अपडेट दिया देश को। क्या कुछ अभी की जानकारी है जिस प्रकार से कोर्ट में पेश किया गया है, आगे क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, रात को जिस तरीके से 10 टीमों का गठन हुआ, जो सीसीटीवी फुटेज मिल रहे थे, जो तमाम वीडियोस जो उपलब्ध हो पा रहे थे, उन सभी वीडियोस से जो आइडेंटिफिकेशन हो सका उन लोगों को उठाया गया। पहले 9 लोगों को लेके हिरासत में उनसे पूछताछ की गई और जब दोषी पाया गया तो 5 अन्य लोगों की और पहचान हो पाई। एक के बाद एक बेनकाब होते हुए 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया जो इस सारे उपद्रव के अंदर शामिल थे और उनके बाद उनका बाबू जगजीवन राम अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद में
फिर दोबारे थाना जहांगीरपुरी लाया गया और यहाँ से रोहिणी कोर्ट की ओर रवाना कर दिया। अगर सीधी तस्वीरों में आप एक आरोपी को देखें तो वो सीधा जो पुष्पा का जो डायलॉग है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, उस पर अगर गौर दिया जाए, उसे तो लग ही नहीं रहा कि जैसे उसे इस चीज़ का कोई मलाल ही नहीं है कि उसने किसी तरीके का उपद्रव किया। और जब हमने सांसद हंसराज हंस से बात की, LOP रमेश विधूड़ी से बात करी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता से बात करी, तो उन्होंने एक ही बात कही कि जो दिल्ली पुलिस के कार्य की है, जिस तरीके से उन्होंने रात को ही सारी टीमों का गठन करके सारी चीज़ों पर शांति बनाते हुए आरोपियों को पहचानना शुरू कर दिया और जो तमाम जो CCTV को खंगालना कर उनके जो ये कार्य था उसके उस कार्यशैली की तीनों ही लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली पुलिस समय रहते इस शांति पर काबू नहीं बना पाती या इन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाती तो हो सकता था तस्वीरें कुछ और हो सकती थी। जो बवाल था, कहीं ना कहीं लोगों के अंदर गुस्सा था कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है, आखिर पुलिस कर क्या रही है, क्योंकि ये मन के अंदर सवाल था कि पुलिस के ऊपर सवाल उठ रहे थे कि पुलिस की नाकामयाबी, परंतु पुलिस का जिस तरीके से बेहतरीन कार्य सामने आया कि लोगों की पहचान हुई, क्योंकि दबाव तो बन ही जाता है जब इस तरीके की घटना और बड़ी घटना जिसका सीधा असर कई संवेदनशील इलाकों में पड़ा, हाई अलर्ट, यूपी तक हाई अलर्ट कर दिया गया, गाजियाबाद, शाहीन बाग, कई जो इलाके थे वहाँ पर इस तरीके का हाई अलर्ट, तो ये एक बहुत बड़ा विवाद होने से बच गया अगर इन 14 आरोपियों को गिरफ्तार करने में देरी होती है। और जबकि इनके बाद में जो अन्य लोग भी बेनकाब अभी होने बाकी है उनको भी जेल भेजने का दिल्ली पुलिस काम करने वाली है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से बता रहे हैं किरणपाल की और भी लोगों की जो जांच है वो होगी और इन लोगों से कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी और भी आरोपियों को दिल्ली पुलिस पकड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि आदेश गुप्ता जो कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है वो अंसार है। अंसार को इस तरीके से देखिए कि वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो एक बड़ा बयान भी आदेश गुप्ता की ओर से दिया गया है और निश्चित तौर पे जो गृह मंत्रालय है वो लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है। लगातार राकेश अस्थाना जो कि कमिश्नर है दिल्ली के, उनसे रिपोर्ट मांगी जा रही है और एक के बाद एक दिल्ली पुलिस जो वीडियो है उनको भी खंगाल रही है। कई आरोपियों से सूत्र यही बता रहे हैं, कई आरोपियों से पूछताछ में कुछ और खुलासे हुए हैं, तो संभव है कि कुछ बड़े खुलासे दिल्ली पुलिस कुछ दिनों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश के सामने बताए। जी पीयूष, अभी फिलहाल सभी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनकी रिमांड पुलिस को मिलेगी। इसके बाद तमाम जो अभी जो चीजें क्लियर नहीं है वो सभी साफ होंगी और इनके साथ और भी कितने लोग हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। हालांकि आप जो अंसार के बारे में बता रहे हैं, इस अंसार के बारे में एक जानकारी ये भी आ रही है कि ये इसके ऊपर 7 मुकदमे दर्ज है, ये गैंगस्टर एक्ट मामले में भी इसके ऊपर मामला दर्ज है। जी बिल्कुल, अगर हम अंसार की बात करें तो कई लोगों का मानना है, अंसार के जानने वाले से हम लोगों ने ऑफ कैमरा जब बात की तो उन्होंने कहा कि अंसार की पकड़ थाने में भी अच्छी खासी थी, पुलिस वालों से बातचीत भी अंसार की अच्छी खासी थी और शायद यही वजह है कि अंसार को पहचानने में भी कहीं ना कहीं पुलिस ने देर नहीं की, क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस ने वीडियोज खंगाले थे, पूछताछ की थी, इसके बाद देर रात से ही कई गिरफ्तारियां हुई थी, एक के बाद एक करीब 14 जो गिरफ्तारियां हुई है, पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। तो यही कारण रहा और अंसार का कहीं ना कहीं इस इलाके में एक तरीके से थोड़ा बहुत तो रसूख जरूर रहा है, क्योंकि अंसार इस जो पूरा प्रकरण है उसमें सबसे ज्यादा किसी का नाम सामने आ रहा है वो अंसार का आ रहा है। कई लोगों का कहना है वो थाने आता जाता रहता था और इसके अलावा अगर हम बात करें पहले से भी उस पर मुकदमे दर्ज थे। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर दिल्ली पुलिस जांच करेगी और अलग अलग कड़ियों का जो है वो खुलासा होगा। जी पीयूष, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े होने की बात कही गई है उसको लेकर कितनी सच्चाई है, आपको उसको लेकर कोई जानकारी मिली है? क्योंकि लगातार आप भी इस मामले में जो है एक्टिव हैं और ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई जानकारी आपको लगी है इस बारे में? देखिए, आमतौर पे राजनीतिक पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगाती है और कार्यकर्ता कह देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए पुख्ता सबूत भी दिल्ली बीजेपी को देना पड़ेगा। हमारे साथ किरणपाल भी हम बातचीत करेंगे। किरणपाल, बताइए, आदेश गुप्ता ने जिस प्रकार से आरोप लगाया कि वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था, वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करता था, केजरीवाल से जुड़ा हुआ वो व्यक्ति था, अंसार की अगर हम बात करें, किस तरीके से आदेश गुप्ता के इस बयान को देखते हैं? देखिए, आदेश गुप्ता जी ने जो आरोप आम आदमी पार्टी पे लगाया है, इलाके का जो स्थानीय विधायक होता है
वो किसी भी के भी साथ जा सकता है। उसके के घर में अगर कोई जन्मदिन का या किसी तरीके का उत्सव है, उन उत्सवों पे कोई भी फोटो खिंचा सकता है। और एक फोटो के बयान पे आम आदमी पार्टी से जोड़ देना मैं तो नहीं समझता कि मुनासिब होगा। जिस तरीके से जैसे पहले ताहिर हुसैन का भी उन्होंने जिक्र किया था, ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद थे, तो वहां तो समझ आता है कि आम आदमी पार्टी से जोड़ देना ठीक था। पर यहाँ पर अंसार का रिश्ता अगर आम आदमी पार्टी से जोड़ के देखा जा रहा है तो पहले इसकी पुख्ता जांच होनी चाहिए। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि एक पुख्ता जांच हो, क्या वाकई में वो आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता था या नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार जब कोई घटना घटती है और लगातार आरोप और प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो उस घटना पे शुरू हो जाती है। निश्चित तौर पे आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया है, थोड़ी देर का वक्त दीजिए, चूंकि आम आदमी पार्टी कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया आदेश गुप्ता के बयान पर जरूर देगी, क्योंकि ये एक बड़ा और गंभीर आरोप है। जिस प्रकार से पत्थरबाजी के आरोप लगे अंसार पे, इसके अलावा तमाम गंभीर आरोप लगे अंसार पे, पहले से भी कई आरोप लगते रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी भी इस बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या प्रतिक्रिया जरूर देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज देर रात भी सभी आरोपियों से पूछताछ होगी और दिल्ली पुलिस को हर बात के एंगल पे जांच करनी है कि क्या ये वाकया कहीं पहले से सुनियोजित तो नहीं था, क्योंकि जिस प्रकार से कई चश्मदीद बता रहे हैं कि जो पत्थर है वो छतों पे स्टोर करके रखे गए थे, बोतल छतों पे स्टोर करके रखे गए थे, तो आखिर क्या कुछ वजह है, क्या वाकई में ऐसी बातें हुई थी। इन सब तमाम बिंदुओं पर जब दिल्ली पुलिस इन आरोपियों को रिमांड पर लेगी तो पूछताछ करेगी और भी खुलासे संभव है। जी पीयूष, सवाल तो बहुत ज़्यादा हैं और जवाब जो है वो पूछताछ में ही सामने आएंगे और जब इनकी कस्टडी पुलिस को मिलेगी। और अभी तो फिलहाल जब इनकी पेशी हो रही है और वहाँ पर क्या कुछ सामने आ रहा है उससे भी बहुत कुछ जो है चीज़ें खुलेंगी, क्योंकि पुलिस ने भी तमाम तरह के बयान जो हैं और तमाम तरह की चीज़ें अभी अपने पास रखी हुई थी, जो कि अभी पेश की जाएंगी कोर्ट में इन आरोपियों के खिलाफ जिनको गिरफ्तार किया गया है, और वहाँ से बहुत कुछ साफ होगा। जी बिल्कुल किरणपाल, जिस प्रकार से पुलिस ने इन लोगों को, आरोपियों को हिरासत में लिया है, लगातार पूछताछ चल रही है और निश्चित तौर पे पहले भी चली होगी। इसी के कड़ी में 14 लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया। सबसे बड़ी बात है कि अब किन बिंदुओं पर पुलिस जांच करेगी, क्योंकि अब रिमांड पर पुलिस लेगी तो और भी पहलू है, क्योंकि अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में वहाँ पे भीड़ मौजूद थी। जिस प्रकार से विजुअल सामने आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पे तलवारें दिख रही थी, पत्थर फेंके गए थे, छतों से महिलाएं दिख रही थी, अभी किसी महिला की गिरफ्तारी तक नहीं हुई है। देखिए पीयूष, अभी किसी महिला की गिरफ्तारी करना कहीं ना कहीं इस मामले को संवेदनशील बना देना था और इसी को देखते हुए शायद दिल्ली पुलिस अभी चुप है, क्योंकि जो सामने ज़्यादातर देखा जा रहा था उपद्रवियों में महिलाएं पीछे थी जिनकी पहचान होना बड़ा ही मुश्किल था। और शुरुआती दौर में जो आगे लोग हैं जो सीसीटीवी में, अभी जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने ये बात रखी है कि जो लोग शिकायत करने से पहले डर रहे थे कि उन्हें धमकाया जा रहा है, उन्हें डराया जा रहा है, कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे लोग पुलिस से बात कर रहे हैं और जिस तरीके से छतों से या अपने घरों में रहकर उन्होंने जो फोटोज बनाई हैं, जो वीडियोस बनाई है, वो दिल्ली पुलिस के साथ साझा कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर दिल्ली पुलिस लगातार आइडेंटिफिकेशन कर रही है कि और कौन लोग थे। क्योंकि देखिए इस सारे मामले को कहीं ना कहीं एनआरसी सीए की चिंगारी बताया कि 2020 की चिंगारी है, अब भड़की है, कई लोगों ने इसे प्री प्लानिंग बताया, कपिल मिश्रा का बयान है। तो इस तरीके बयानों से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जांच का विषय बन जाता है कि अगर वहां पर पत्थर, डंडे, इस तरीके से भारी मात्रा में तलवारें अगर पहले से ही थी तो ये कहीं ना कहीं जो सारा हिंसा का मामला था ये सुनियोजित था। और इस अगर सुनियोजित था तो पुलिस आखिर इसे जो काबू कर पाई है, तो इसमें जांच में जो बाकी लोग, क्योंकि केवल ये 14 लोग नहीं है, वो इतनी बड़ी भीड़ एकदम, क्योंकि दहशत फैलाने का काम अंसार कर रहा था, इसलिए अंसार का नाम सामने है, लोगों को भड़काने का काम कर रहा था। गोली चलाई असलम ने, जो कि असलम से पिस्टल भी रिकवर की है दिल्ली पुलिस में। तो इसी तरीके से जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस हिंसा को रुद्र रूप देने की कोशिश करी, सबसे पहले उन्हें आइडेंटिफिकेशन करके उन्हें भेजने का काम किया। अब जो इनके पीछे आज देखिए, अभी कोर्ट की सुनवाई चल रही है पीयूष, और कोर्ट की सुनवाई में देखिए इन्हें जेसी भेजा जाता है या पुलिस रिमांड मिलता है। पुलिस रिमांड मिलता है तो कितने दिन का मिलता है और उस पुलिस रिमांड के अंदर और किन जानकारियों को इनसे हासिल किया जाएगा। देखिए फायरिंग हुई,
केवल एक पिस्टल से तो फायरिंग नहीं हुई होगी, केवल अभी तक एक पिस्टल बरामद हुई है। जो तलवारें थी आखिर वो कहाँ हैं, जो तमाम चीज़ें हैं वो बरामद करना बाकी है, तमाम जो लोग थे उन्हें गिरफ्तार करना बाकी है। तो अभी अगर इनका रिमांड मिलता है तो इनसे बहुत सारी कड़ियाँ मिलेंगी और उन कड़ियों को ध्यान में रखते हुए और कई गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। जी बिल्कुल, चूंकि ये प्रकरण करीब करीब 2 घंटे का था। 4 बजे अगर हम बात करें जो एफआईआर दर्ज कराई गई है इंस्पेक्टर की ओर से, जहांगीर थाने की इंस्पेक्टर की ओर से, उस एफआईआर में साफ तौर पे जिक्र है कि 4:15 पे ये शोभा यात्रा शुरू होने वाली थी और इस शोभा यात्रा को लेकर करीब करीब जो इंस्पेक्टर है वो 12 अपने साथियों के साथ इस शोभा यात्रा में शामिल हुए थे, यानी ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन सबसे खास बात है कि इन 12 लोगों ने जब शोभा यात्रा शुरू हुई और मस्जिद की ओर जैसे जैसे ये शोभा यात्रा बढ़ने लगी, उस एफआईआर में ये लिखित तौर पे है कि अंसार आता है और शोभा यात्रा में मौजूद कुछ लोगों से बहसबाजी करता है। इसके साथ ही अंसार के 2-4 जो मित्र हैं वो भी आते हैं। अंसार को समझाने की कोशिश पुलिस द्वारा भी की जाती है। इसके बाद अंसार वहां से चला जाता है। फिर स्थितियां बिगड़ती है और अचानक से पथराव और जो बोतल्स हैं वो फेंकने लगते हैं लोग, दूसरे समुदाय पर आरोप लगता है। तो आप जैसे कि लगातार जानकारी दे रहे हैं कि अभी फिलहाल तो पेशी जो हो गई है इनकी और वहां पर कोर्ट में सुनवाई भी हो रही है, कुछ ही देर में पता चलेगा कि वहां पर क्या हुआ है। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए पीयूष का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली हिंसा पर न्यूज़ 1 इंडिया के संवाददाता पीयूष तिवारी ने दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। करने के लिए दीपेंद्र पाठक जी, सर कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? सर ये 14 गिरफ्तारियां हुई हैं, 14 लोग गिरफ्तार और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। सोशल मीडिया पर भी पुलिस ने नजर बनाए रखा है सर। सोशल मीडिया के जरिए भी जहां कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन आ रहा है उस पर हम काम। अंसार को लेकर क्या कुछ कहेंगे सर? अंसार का पहले भी रिकॉर्ड रहा है, उसका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पूछताछ चल रही है, अरेस्ट हुआ है। धन्यवाद। हमारे साथ दीपेंद्र पाठक जी का साफ तौर पे कहना है कि इन्वेस्टिगेशन। आगे बढ़ेंगे। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर कपिल मिश्रा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पकड़े गए सभी दंगाई दिल्ली दंगों और शाहीन बाग में थे शामिल। मुख्य आरोपी यहां से महिला को सड़कें आपको बता बंद करवाने के लिए ले जाता था। इनके कनेक्शन ताहिर हुसैन, खालिद सैफी, अमर खालिद से हैं। ये बाइट उनकी सामने आई है, बयान उनका सामने आया है। पुलिस पर गोली, मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है। यह जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, हनुमान जयंती के शोभा यात्रा पर जो हमला किया गया है, जिहादी हमला, और जो लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस पर गोली चलाने वाला मुख्य अपराधी अंसार जिसको पुलिस ने पकड़ा है, हथियार भी बरामद किया है, या बाकी सभी लोग जो पकड़े गए हैं, इन सब लोगों का दिल्ली के दंगों से, शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से भी कनेक्शन रहा है। यही अंसार है जो जहांगीरपुरी से औरतों को लेकर जाता था सीलमपुर, जाफराबाद और शाहीन बाग तक। ताहिर हुसैन से, खालिद सैफी से, उमर खालिद से, सबसे इनके कनेक्शन है। और मुझे लगता है कि जब जहांगीरपुरी के आतंकी हमले की जांच हो रही है, तब अंसार के और बाकी अपराधियों के दिल्ली दंगों के क्या कनेक्शन थे उसकी जांच भी जरूर की जानी चाहिए। जहांगीरपुरी में ये जो कल दंगे हुए हैं, वहीं हिंसा को लेकर दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा, कोई भी सुनवाते हैं। देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के लिए जो कल ये कह रहे थे कि ये तो काम केंद्र सरकार का है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनका क्या काम है। उनका काम है जो शांति भंग करें उनको आप पानी फ्री दो, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को, उनको आप बिजली फ्री दो, उनको आप राशन फ्री दो, और फिर वो यहाँ इलाकों में जहांगीरपुरी और जमुना पार जैसे इलाकों में दंगे करें और देश का और दिल्ली का माहौल खराब करें। तो क्या उनका काम यही है सर? बीजेपी सांसद हंसराज हंस ने भी हिंसा को लेकर दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं, सुनिए। किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा जो किसी भी धर्म का। आप उन जगहों पे टूर विजिट करेंगे जहां पे ये अनरेस्ट हुआ था? मैं तो रात का ही कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। सर आपने क्या पाया सर अपने ग्राउंड में? मैंने यही पाया कि पीछे कोई साजिश है, जैसे सीक्वेंस बना के पहले किसी और स्टेट में फिर कोई ना कोई हो सकता है विदेश से कोई ऐसा कोई नेगेटिव
बैड एलिमेंट्स हैं, जिनका काम है, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनका कोई मजहब नहीं होता। जालिम का धर्म जुल्म होता है, किसी को भी माफ नहीं किया जाएगा जो किसी भी धर्म का आप उन जगहों पे टूर विजिट करेंगे जहाँ पे ये अनरेस्ट हुआ था? मैं तो रात का ही कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। सर आपने क्या पाया सर अपने ग्राउंड में? मैंने यही पाया कि दिल्ली हिंसा और हंगामे के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी हो गया है। यूपी के शहरों में पुलिस का अलर्ट लगातार बना हुआ है। पुलिस अलर्ट मोड पर यहां पर है। मंदिरों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है। रविवार को भी मंदिर के आसपास खड़े वाहन संदिग्ध लोगों के साथ, और इसके अलावा पुलिस ने दुकानदारों से भी बातचीत की, चेतावनी उनको दी, और जांच लगातार पुलिस सभी से कर रही है। जो कोई भी संदिग्ध नजर आ रहा है पुलिस उसको रोककर उससे जांच कर रही है, और चेतावनी भी पुलिस दे रही है कि किसी भी तरह के कोई भी दंगे को इंसान ना कर पाए। इसको लेकर लगातार पुलिस एक्टिव मोड में नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा से गोरखपुर तक प्रशासन अलर्ट मोड पर है, और मंदिरों के आसपास पुलिस को तैनात किया गया है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो। दिल्ली हिंसा के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है, और तमाम जगहों पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है मंदिर के आसपास। और इसके अलावा जो आसपास लोग वहां पर कहीं पे भी नजर आ रहे हैं उनको रोककर पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। संदिग्ध पाए जाने वाले लोगों से भी बातचीत की जा रही है। जहांगीरपुरी हिंसा में घायल पुलिसकर्मी मेघालाल पूरी हिंसा की जानकारी उन्होंने दी, और उन्होंने क्या कुछ कहा आपको बताते हैं, सुनवाते हैं। क्या आपके वेपन से चली है या कहीं बाहर से गोली? नहीं, बाहर से, सामने से, बिल्ड में से, सी ब्लॉक साइड से। तो क्या पूरा प्लानिंग करके ये लोग कर रहे थे कि पब्लिक को ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए या पुलिस को भी नुकसान किया जाए? ये प्री प्लानिंग थी इन लोगों की? नहीं, इस प्री प्लानिंग के बारे में तो मालूम नहीं मेरे को, लेकिन वैसे ठीक है, पहले कब कंट्रोल हो गया था भीड़, फिर बाद में अचानक से फिर दोबारा फिर वापस चढ़ के आ गए थे। तो वापस हमारा स्टाफ भी था काफी जगह थाने का ही। तो वापस दोबारा क्या दोनों ग्रुप वापस आए हैं या एक नहीं, ग्रुप? दोनों एक ग्रुप तो चले गया था हनुमान जयंती वाला, उधर दूर हो गया था, काफी दूर हो गया था। पहले तो साथ साथ थे, फिर दूर हो गया था वो तो, फिर बाद में इधर से सी ब्लॉक साइड से आ गए थे कुशल चौक पर ना। वो तो उन्हीं को सबको कर रहे थे ना उस समय, तो शुरुआत में तो गाड़ियों में जो आग लगाई गई थी वो क्या हाथ में कुछ पेट्रोल था या क्या था? नहीं, ऐसे देखा नहीं ढंग से, कुछ देखा नहीं आप लोगों ने? हम गए तो पीछे की तरफ अलग से लग रही थी, वो उसमें देख नहीं पाए कौन ने लगाई कौन ने नहीं लगाई। सीसीटीवी कैमरों को भी तोड़ा गया है जो पब्लिक तो की पहचान ना हो पाए। हाँ, सीसीटीवी कैमरे तोड़ रखे हैं, वो मेरे को पता नहीं इस बारे में, थाने वाले स्टाफ वाले चेक कर। तो आपको तुरंत हॉस्पिटल ले गए थे? हाँ, उसी टाइम तुरंत ले गए थे। हाँ, आवाज आई थी पटाखे की, मैंने सोचा शीशा लगा, वो देखा तो गोल खून निकल रहा। अच्छा, कितने फायर किए गए थे? एक ही फायर हुआ या ज्यादा हुए थे? फायर तो ज्यादा हुए थे, 8-10 फायर होंगे, करीब 1000 आदमी हुए, क्योंकि गिनती में तो थे नहीं, वहाँ तो बहुत ज्यादा है। और स्टाफ कितना था अपना? जब तो शुरुआत में थाने गए थे, जो साथ में थे कुछ 15-20 आदमी थे थाने के, SHO साहब भी थे और भी। दिल्ली हिंसा के बाद यूपी में भी अलर्ट जारी है। इसी पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत की। नीलेश चौहान से उन्होंने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा सुनिए। दिल्ली में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। हमारे साथ एडीजी LO प्रशांत कुमार सर मौजूद हैं। सर, यूपी में अलर्ट जारी किया गया है, कैसे व्यवस्थाएं रहेंगी? दिल्ली की घटना के बाद से उत्तर प्रदेश में सभी जो हमारे फील्ड के अधिकारी हैं उनको और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वैसे जो त्यौहार चल रहे थे, जैसे कि रामनवमी का त्यौहार है, रमज़ान का महीना है, बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, गुड फ्राइडे था, आज ईस्टर का भी त्यौहार है, महावीर जयंती थी और हनुमान जयंती थी। इतने कार्यक्रम बहुत ही कम अंतराल के बाद से हो रहे थे। तो इनमें जो भी जुलूस, झांकी इत्यादि निकलती है, इसके संबंध में पूरी सतर्कता बरती जाए, इसके निर्देश पहले से थे। कल की घटना के बाद से पुनः लोगों को बताया गया है कि महत्वपूर्ण जगहों पर पिकेटिंग करें। जहां भी कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं उनके सभी आयोजकों के साथ बैठक करें और ये सुनिश्चित कराया जाए कि किसी तरह की कोई आपसी कटुता न बढ़ने पाए।
फिल्म बाहुल्य इलाकों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं रहेंगी? नहीं, इसमें बाहुल्य और न बाहुल्य की बात नहीं है। ये बात है कि परंपरागत तरीके से त्यौहार मनाए जाएं और सब लोग मिलजुल के हर्षोल्लास के साथ त्यौहार मनाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। कोई नई परंपरा न कायम हो, ये भी सुनिश्चित कराया जाएगा और इस दौरान उपद्रवी तत्वों पर काफ़ी सतर्क दृष्टि है। कोई भी व्यक्ति जो माहौल ख़राब करना चाहेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, देखा जाता है जब इस तरीके का माहौल होता है तो सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट होती हैं, तो उसके लिए क्या कोई निगरानी टीम बनाई? सोशल मीडिया पे हमारी निगरानी लगातार चल रही है और हमारी जो सोशल मीडिया की मुख्यालय की टीम है और जो जिलों की टीम है वो 24 घंटे और 365 दिन कार्य करती है और इस तरह के जो पोस्ट इत्यादि लोग रूमर्स वगैरह फैलाना चाहते हैं उस पर हम लोग तुरंत कंट्रोल करते हैं। उसको अपने सरकारी हैंडल से उसका ये भी करते हैं कि उसकी सत्यता के बारे में लोगों को अवगत कराते हैं कि इसमें कोई सत्यता नहीं है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इस तरह की कार्रवाई कर रहा है उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। सर, एक आखिरी सवाल, दिल्ली से सटे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर क्या व्यवस्थाएं हैं? जैसा मैंने बताया, वहाँ सभी वरिष्ठ अधिकारी इन चीज़ों को स्वयं देख रहे हैं। लोग लगातार भ्रमणशील हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से उसको चेक करा सकते हैं। सभी सीनियर ऑफिसर और हमारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और सभी लोगों से, सभी जितने भी आयोजक इत्यादि हैं उनसे वार्ता हमारी चल रही है। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे एडीजीएलओ प्रशांत कुमार सर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो आला अधिकारी हैं वो लगातार सड़कों पर मौजूद हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, ये पहले से अलर्ट है और कोई नई परंपरा ना शुरू हो उसके लिए भी पुलिस लगातार निगरानी बनाए हुए है। वीडियो जर्नलिस्ट साहब के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ।